नमस्ते दोस्तों, मैं मोरेवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मनु भंडारी द्वारा लिखित कहानी संग्रह में से अगली कहानी जो मैं हार गई, ये कहानी संग्रह हम देख रहे हैं। लगभग इस कहानी संग्रह में 12 कहानियाँ हैं और हमने 10 कहानियों को लेकर 10 वीडियो मैंने डाल दिए हैं और 10 कहानियाँ हमने देख ली है। अभी 2 ही कहानियाँ बची है, जिसमें से आज एक हम देखने वाले हैं जिसका शीर्षक है कील और कसक। कील और कसक इस कहानी को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मनु भंडारी का ये जो कहानी संग्रह है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि ये पूर्णतः एक तरह से स्त्री केंद्रित कहानियों को लेकर आता है, लेकिन कहीं कहीं एक दो कहानियाँ जो हमें पुरुष केंद्रित दिखाई देती है या पुरुष पात्रों को लेकर लिखी हुई दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन उसमें भी स्त्रियों का रूप अलग अलग रूप में निखरता है। तो इस कील और कसक कहानी को देखने से पहले इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उसको हम देखेंगे। उसका परिचय कुछ इस तरह है। कैलाश इस कहानी का प्रमुख पात्र है, रानी दूसरा पात्र, तीसरा शेखर और अगला एक दो पात्र आते हैं इसमें सासू माँ, कैलाश की माँ भी आती है और शेखर की पत्नी भी आती है, शेखर की माँ भी आती है। ठीक है, तो इस तरह कुछ पात्र आते हैं। अब रानी इस कहानी की नायिका है और कैलाश की पत्नी है। शेखर इस रानी का पड़ोसी है या इस रानी के मन में या मन का प्रियकर जिसको मैं बोलूँगी, और वो मन का प्रियकर है। ठीक है, अब कहानी की कथा वस्तु या कहानी का सारांश हम देखेंगे तो इस कहानी में या इस कहानी के केंद्र में स्त्री है। ये जो एक आम लड़की की तरह अपने ही ससुराल के बारे में, अपने पति के बारे में बहुत सारे स्वप्न उसने देखे हैं और उस ससुराल के बारे में जो आम लड़कियां जिस तरह शादी तय होने के बाद बहुत सारे स्वप्न देखती हैं कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, मेरा पति वैसा होगा, इस तरह के स्वप्न रानी ने भी देख लिए थे। उस स्त्री का नाम रानी है और कहानी की शुरुआत कैलाश द्वारा नया किराए का मकान मिलने की बात से होती है। अब ये किराए के घर में रानी और कैलाश पति पत्नी रहते हैं। अब अचानक पुराना किराए का मकान छोड़कर नए किराए के मकान में जाने की इनको ज़रूरत क्यों पड़ी? तो होता ऐसा है कि जहाँ एक तरफ रानी बहुत दुखी है, रानी ये घर छोड़ना नहीं चाहती, उसे ये पता नहीं था या उसे ये लगा भी नहीं था कि झगड़े का परिणाम इतना भयानक होगा। अब उसने किसके साथ झगड़ा किया, क्यों किया, और उसको ये भी पता नहीं था कि झगड़ा करने के बाद वो ये घर छोड़कर जा सकती है या जाने की बारी आ सकती है। अब वह जैसे कैलाश को समझाने की कोशिश कर रही है कि उनको यहाँ ही रहना है और यहाँ रहना कितना ज़रूरी है, अगर यहाँ से वो चली गई तो वो रह नहीं सकेगी। ऐसे बहुत सारी बातें वो अपने पति को समझा रही है। जब 4 दिन पहले रानी ने झगड़ा किया था और झगड़ने के बाद रानी को नहीं लगा था कि रानी ने खुद कहा था कि झगड़े होने के बाद या गुस्से में उसने खुद कहा था कि वह एक घड़ी भर भी इस घर में रहना नहीं चाहती। ये सब उसने गुस्से में कहा था। अब उसका दिमाग शांत हुआ है तो ये घर छोड़ना नहीं चाहती है। वो रो रही है, पति के सामने विनती कर रही है, लेकिन कैलाश है कि उसकी बातें नहीं मानता और अपनी बात पर अटल है और सामान बांधने के लिए उसे कहता है। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्या अपराध किया है, क्यों वह सामान बांधने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन तरह तरह के उसके मन में जो भाव उमड़ते हैं, एक स्त्री की मनोदशा किस तरह होती है और बहुत सारे भाव स्त्री के मन में उमड़ते हैं और कभी कभी वो खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी भावों का स्थायी रूप लेना ये कभी कभी उस स्त्री के लिए भी खतरनाक हो जाता है या उस स्त्री के लिए भी एक नुकसानदायक हो जाता है। वो हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। और रानी उस जिस मकान में रहती है अभी, उसके सामने ही शेखर का कमरा है और शेखर की कमरे की ओर वो देख रही थी। फिर उसने अपने साल भर पहले के पूरे दिन जिस तरह यादें हैं वो याद कर रही है, जब वो इस घर में शादी करके पहली बार आई थी और उसका पहला दिन और जो पहली रात थी, उसने ये स्वप्न देखा था कि बड़े दुलार से उसका पति उसके पास आएगा, उसका घूंघट उठाया जाएगा और उसके रूप की प्रशंसा की जाएगी। वह अपनी पहली रात की कल्पना करने लगी थी। जब बारात आई थी तो उसका मन भी हुआ था कि वह भी अपने सहेली के साथ जो बारात में आए हुए जो उसके होने वाले पति हैं, होने वाले प्रिय पति का चेहरा देखे, पर दादी बुआ से वो घिरी हुई थी, इस कारण वह देख नहीं पाई। दुल्हन तो ऐसे
बहुत सारे लोगों के बीच घिरी हुई रहती है, तो वो दूल्हे को नहीं देख पाई थी, लेकिन सहेलियों से सिर्फ इतना जान पाई थी कि उसके पति काले हैं। लेकिन दादी का कहना था कि मर्दों का रूप नहीं देखा जाता और उसकी तो सिर्फ कमाई देखी जाती है, कमाई तो 300 है। और रानी के तो भाग जग गए। अब रानी अपने नाम की तरह एक तरह से राज करेगी और रानी के भाग्य में बहुत कुछ है ऐसा। उन्होंने कहा परिवार में कोई भी टंटा नहीं है, रानी बनकर वो मौज कर सकती है। और ऐसी कल्पना में रानी बहुत ही, जैसे उसके मन में तरह तरह के खुशी के भाव उमड़ रहे थे और वो थिरक रही थी। अब धीरे धीरे सब रस्म रिवाज देखना, दिखाना, खाना पीना या निंदा आलोचना जिस तरह शादी के माहौल में होता है उसी तरह सब कुछ हुआ। घड़ी में जब 10 बज गए थे, अपने कमरे में सजी सवरी जो रानी पति का अपने इंतज़ार करी थी, पहली रात है, अपने मन में स्वप्न संजोकर वो बहुत सारे भाव लेकर वो बैठी थी। करीब 11 बजे उसकी सास कमरे में आकर उसको पूछती है कि कैलाश अभी तक नहीं आया क्या? जब कैलाश को नहीं देखती तो नीचे प्रेस में, अब जिस मकान में वो रहती है नीचे ही कैलाश का प्रेस है और वहाँ वो दिन रात काम करता है। और कैलाश आना नहीं चाहता था, ये बाद में उसको पता चलता है। और उसको बहुत से काम थे। पहली रात को कैलाश अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें तक नहीं करता। जिस रानी ने बहुत सारे स्वप्न देखे थे, उसका घूंघट उठाएगा, उसकी रूप की प्रशंसा करेगा, वो तक नहीं वो करता, बातें नहीं करता। जो रानी के स्वप्न थे वो सारे टूट जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। इतनी देर में वो जगने के लिए भी नहीं कहता, वो कहता है कि मेरे लिए तुम्हें इतनी देर तक जगने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कह कर कैलाश सो जाता है। रानी को लगता है कि ज़ोर ज़ोर से रोए, और लेकिन वो धीरे धीरे सिसकते हुए वहीं पर बाजू में उसके सो जाती है। दूसरे दिन घर की असली स्थिति जो है रानी की समझ में आती है, सामने आती है। 2 नौकर सिर्फ शादी के लिए ही आए थे, वे अपना हिसाब करके चले जाते हैं। घर में सिर्फ 3 लोग थे, एक रानी, दूसरा उसका पति कैलाश, तीसरी उसकी सासू माँ। छोटी सी कोठरी और छोटी सी रसोई थी। घर के नीचे प्रेस था, ऊपर के तले में मकान के मालिक रहते थे, बाजू में दूसरे 3 किराएदार थे। सारा वातावरण जैसे घुटा घुटा, हम कल्पना कर सकते हैं कि बाजू में छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें भी किराएदार रहते हैं। सास खाना बनाने के लिए बैठी है तो मजबूरन रानी को खाना बनाने के लिए बैठना पड़ा। फिर क्या, सासू माँ ने तो अपना बहू का ये फ़र्ज़ समझकर, उसका काम समझकर अपनी वहाँ से छुट्टी करवा ली और बहू को सब काम समझाने लगी। सिर पर पल्लू थोड़ा नीचे ही रखना है, और कहा कि ये कैलाश को पसंद है, और कैलाश पर 12,000 का कर्ज है, ये भी सासू माँ ने बताया है। और उसी कर्ज को चुकाने के लिए कैलाश दिन रात तक देखता भी नहीं और वो प्रेस में काम करने लग जाता है। शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उनको ज़बरदस्ती करवा के ये शादी करवा दी। और खाने पीने का ख्याल रखने वाली कोई तो होनी चाहिए ना, इसलिए उनकी ये शादी करवा दी थी। उनके सामने वाले कमरे में रहने वाले शेखर के साथ सास ने जो शेखर आता है, सास ने उसके साथ बहू का परिचय करवा दिया और 25 रुपये महीने से वह वही खाना खाता है। सास ने बहू को आदेश दिया कि जैसे कि अब तुम्हें रोज़ इसे खाना खिलाना है बनाकर। और रानी घूंघट में से ही उसे देखती रह गई थी। वह शेखर उससे घूंघट हटाने के लिए कहता है, उसके अनुसार मेरा खाना खाने में मन नहीं लगेगा, और उसके खाने की तारीफ भी करता है। रानी प्रशंसा सुनकर, पहली बार अगर कोई नवी नवेली दुल्हन है और प्रशंसा चाहती है तो वो प्रशंसा पाकर उस शेखर की तरफ आकर्षित हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है, उसका मन पुलकित हो जाता है। 2 दिन के बाद अम्मा चली जाती है, यानी रानी की सासू माँ चली जाती है अपने गांव, और रानी की ज़िंदगी पहाड़ जैसे बन जाती है। वह अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी होकर सिर्फ बाहर देखना जानती थी। सामने ही शेखर का कमरा था, ढेर सारी किताबें और बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था। रानी का मन शेखर को देखकर न जाने कैसा कैसा होने लगा। उसके मन में तरह तरह के भाव उमड़ने लगे। खाने के समय में उसने की हुई तारीफ और घूंघट खोलने का आग्रह रानी को बहुत अच्छा लगता था। रानी का फिर क्या, धीरे धीरे एक तरह से घूंघट कम होते गया और खुल जाता है। अब तक उसके खाने की तारीफ हो रही थी, अब घूंघट खुलने के बाद उसके रूप की तारीफ होने लगी। शेखर और रानी का धीरे धीरे जैसे आपस में बातें करना, मिलना जुलना, अब वह अब अपने कमरे में ज़्यादा नहीं रहता था, रानी के कमरे में ही ज़्यादा रहने लगा था।
उसको कविताएं सुनाता, कहानियाँ पढ़कर सुनाता और रानी को शेखर की हर बात में जैसे रस आ रहा था। लेखिका ने कहीं पर भी इस कहानी में ये स्पष्ट रूप में नहीं लिखा है कि रानी और शेखर का कहीं न कहीं कुछ न कुछ संबंध है, प्रेम संबंध है, या ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन उनके वर्णनात्मक बातों से हमें पता चलता है कि रानी के मन में एक तरफी ही क्यों न हो, उस शेखर के लिए प्रेम के भाव उमड़ने लगे हैं और प्रेम आ जाता है। एक दिन रानी नीचे नल से पानी भर रही थी, सार्वजनिक नल था वो, और उसका पैर सीढ़ियों से चढ़ते समय फिसल जाता है और पैर में उसके चोट आ जाती है। खून भी बह रहा था। कैलाश, उसका पति जो है, प्रेस में जाने के लिए रेडी हो गया था और जल्दबाजी में था, और वो जाने के लिए तैयार होता तो रानी को देखा उस हालत में तो वो गुस्सा हो जाता है, बहुत क्रोध आता है उसको, और सीढ़ियों पर बैठकर रोने से अच्छा कि ऊपर जाकर मलहम पट्टी करो, ऐसा कहता है और जल्दबाजी में निकल जाता है नीचे। अब उसके बाद जब शेखर उसको देखता है तो रानी को हाथ पकड़कर उठाता है और जेब से रुमाल निकाल कर उस रानी के पैर में बांध देता है। इस अनायास बांधे गए बंधन में रानी के मन का जो बंधन है वो भी बंध जाता है, उसके हृदय का बंधन भी बंध गया था। कैलाश तो मशीनों के बीच में काम करते करते जैसे मशीन बन गया था, जैसे भावहीन था, रसहीन था, प्रेमहीन था और दिन रात कर्ज को या कर्ज में डूबे हुए होने के कारण कर्ज को चुकाने के लिए सिर्फ काम ही काम करने लगा था। रानी उसे कहीं बाहर लेकर जाने के लिए कहती तो उसके पास समय नहीं होता था। शहर में प्रदर्शनी लगी थी, मोहल्ले की सभी स्त्रियां अपनी अपनी पतियों के साथ वह प्रदर्शनी देखने जाती है। रानी का भी मन होता है कि वो भी अपने पति के साथ देखने जाए, लेकिन कैलाश कहता है कि मेरे पास समय नहीं है ऐसे फालतू चीज़ों के लिए। और रानी ने शेखर के साथ जाऊँ क्या, ये पूछा तो कैलाश भड़क उठता है, उसको गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि पराये मर्द के साथ जाना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? और रानी दुखी मन से रोने लगती है। उसी प्रदर्शनी से शेखर रानी के लिए चूड़ियाँ लेकर आता है। रानी को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह रानी के दिन खुशी से और गम से जा रहे थे। रानी शेखर की प्रशंसा करते करते थकती नहीं थी, जिस कारण पड़ोसी लोगों को भी संदेह का कारण बन जाती थी, क्योंकि शेखर ने अब अपनी जीजी को लाया है और वही खाना बनाने वाली थी। रानी को शेखर के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है, बनाना पड़ता है, और रानी के लिए विचार से ये कार्य खुशी से वो कर रही है। जीजी को क्यों परेशानी, या जीजी को क्यों हम तकलीफ में डालें। जीजी के आने के बाद शेखर ने बड़ी आत्मीयता से रानी का परिचय जीजी से करवा दिया। फिर जीजी ने भी रानी को एक दिन बातों ही बातों में कहा कि शेखर की शादी तय हो रही है, और शेखर लड़की भी देखने जाता है, शादी भी हो जाती है। रानी का हाल शेखर की शादी के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि शेखर की शादी हो रही है ये सुन के ही वो बहुत दुखी है और उसे बहुत बुरा लग जाता है। वह नई नवेली जो दुल्हन का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती और वो उसको मिलने भी नहीं जाती, क्योंकि सिर दर्द का बहाना बना लेती है और अपने कमरे में ही रह लेती है। जब वह स्वयं होकर नई नवेली दुल्हन उसके कमरे में आती है, सब लोग उसके रूप की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन रानी को अच्छा नहीं लग रहा है। रानी उसके रूप को देख लेती है लेकिन तारीफ़ भी नहीं करती। रानी ने उसका मुख तो देख लिया लेकिन उसकी कोई तारीफ़ नहीं की। फिर क्या, रानी के व्यवहार में अचानक कैसे परिवर्तन आ गया। पहले रानी उस शेखर के लिए, अपने कैलाश के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ मेहनत करती थी। बड़े धूप में, गर्मी में खाना बनाकर गरम गरम खिलाती थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि रानी का मन बदलने लगा। वो ईर्ष्या करने लगी, वो जलने लगी, वो गालियाँ देने लगी। वह अच्छी भाभी से कब बुरी भाभी बन जाती है पता ही नहीं चलता। छोटी छोटी बातों को लेकर वह शेखर के पत्नी के साथ झगड़ा करने लगती है। रानी को न जाने शेखर की पत्नी पर बहुत गुस्सा भी आता है। पता नहीं उसके मन में तरह तरह के भाव हैं। वैसे शेखर तो अपनी पत्नी को समझा रहा है कि भाभी बहुत अच्छी है, पर शेखर की पत्नी को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि मैं अनुभव कर रही हूँ कि तुम्हारी भाभी बहुत बुरी है, और दोनों में बढ़ते झगड़े को देखकर शेखर भी बहुत परेशान है। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। रानी छत पर खाट पर जैसे लेटी हुई थी और शेखर कोयला लाकर रख रहा था, और रानी ने सांझे की छत जैसे बोलकर कहा कि यहाँ कोयला नहीं रखना, मैं रखने नहीं दूंगी, और उसका विरोध किया। फिर क्या, दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया। रानी चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों को कह रही थी कि शेखर ने मेरा हाथ पकड़ा।
हालांकि हुआ ऐसा था कि शेखर कोयले रख रहा था, तभी रानी ने वो कोयले खींचे और इधर उधर वो फेंकना शुरू कर दिया। तब शेखर ने उसे डांटा कि अब अगर वो शांत नहीं हुई तो उसका हाथ पकड़कर वो फेंकना बंद करेगा। इसी बात पर रानी ने इतना महाभारत खड़ा कर दिया। फिर क्या, कैलाश भी इस झगड़े में शामिल हुआ और उसने अपनी पत्नी रानी को बहुत पीटा। उसने इतना पीटा, रानी बहुत रोई, चिल्लाई, उसने गालियाँ दी। तब शांत हुई जब शेखर ने भी अपनी पत्नी को मारा। उसके बाद कैलाश ने घर बदलने की ठान ली। रानी को अब मजबूरन वह मकान छोड़ना पड़ रहा था। अब कैलाश तांगा लेकर आया है तो रानी जोर जोर से शेखर की पत्नी को कहते कि अब तुम ही रहना यहाँ और आराम से जहाँ चाहे कोयले डाल देना। जब से आई हो चैन से तुमने मुझे नहीं रहने दिया। उसकी आंखें रह रहकर शेखर को ढूंढ रही थी। उसे लग रहा था कि शेखर उसे देखने के लिए बाहर ज़रूर आएगा, पर वह नहीं आया। शेखर की पत्नी उन्हें जाते हुए देख रही थी। अनायास ही जब रानी उस तांगे में बैठने लगती है तो उसके हाथ में कील घुस जाती है और खून निकलने लगता है। वह दर्द के मारे रोने लगती है। उसे शेखर की याद आती है। कैलाश को कुछ नहीं लगता, वह उल्टा रानी को डांटने लगता है और देखकर कहता है कि देखकर नहीं तुम्हें बैठने आता, अब चुप बैठ जाओ और पहुंचने के बाद मलहम पट्टी करो। रानी के मन का जो भाव है, मन में कील के चुभने का दर्द और घर और शेखर से दूर जाने की कसक रह रह कर उसको दर्द दे रही थी। वो रो रही थी। अर्थात हम कह सकते कि यहाँ कहानी तो समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी के निष्कर्ष इस तरह बन पड़ते हैं कि नारी मन सिर्फ प्यार चाहता है, चाहे वो पति से हो चाहे वो प्रियकर से हो। तो वो पति से प्यार न मिलने के कारण प्रियकर की ओर या शेखर की ओर आकर्षित हो जाती है। इसीलिए शेखर से दूर जाने का गम उसे बहुत सता रहा है। स्त्री मन की संवेदना का चित्रण है, भावहीन पति पत्नी का वर्णन है। आजकल मनुष्य अपने परिवार को समय कम दे रहा है और कामों में इतना उलझा हुआ है, जिस तरह मशीन बन गया है, ऐसा वर्णन यहाँ मिलता है। मनुष्य मशीनों के अधीन हो रहा है। विवाह की पहली शर्त है कि एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे का विश्वास जीतना, एक दूसरे को प्रेम करना, यही विवाह की शर्त है, विश्वास है। अगर ये नहीं मिलता तो विवाह शर्त पर नहीं टिक सकता और विवाह सिर्फ सामाजिक दृष्टि से वो टिकेगा, मन की दृष्टि से वह कहीं पहले ही खो चुका होता है, कहीं पहले ही वो टूट चुका होता है। स्त्री हमेशा समर्पण चाहती है, किसी भी पुरुष के साथ वह रहेगी अगर उसे वो प्रेम करता है तो। वह अपना प्यार बांट नहीं सकती है। अब पति के साथ तो रह रही है, लेकिन उसका मन तरह तरह के भावों को लेकर उमड़ रहा है और उसके मन में शेखर के लिए बहुत सारा प्रेम है, बहुत सारा प्यार है। ठीक है, तो यहाँ कील और कसक, मन में आया हुआ या मन में चुभी हुई जो कील है और उसके ही कसक के द्वारा जो उठा हुआ दर्द है, वह दर्द रानी को रह रह कर बहुत परेशान कर रहा है और वह रोती जा रही है, रोती जा रही है। ठीक है, हम इस कहानी में किसको दोषी बनाएंगे, कौन दोषी हो सकता है? तो कील और कसक इस कहानी के माध्यम से हमें सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। मैं यहाँ पर रुकती हूँ। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।